गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपको मैंने बोला था परसों कि आपके लिए एक मैं सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूं और हमने कल सीरीज़ को देखा भी, रीजन असर्शन हाई सेमी कंडक्टर्स के। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। हमने एक एक कॉन्सेप्ट को कवर किया, ना कि सिर्फ आंसर्स दिए बल्कि क्यों होता है, कैसे होता है, और अगर ये आंसर नहीं होगा तो उसका एक्चुअल रीज़न क्या है, इन सारी चीज़ों पे हमने बात की थी। गेट इट। तो अगर आपने उस सीरीज़ को अच्छे से कवर किया है तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी उसी में कवर हो जाएंगे। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम न्यूक्लियाई को कवर करने जा रहे हैं। तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन ले लो और एक एक कॉन्सेप्ट जैसे हमने सेमी कंडक्टर में कवर किया वैसे हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ता हूँ। व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन है असर्शन द न्यूक्लियस एक्स, कोई एक्स है जिसमें मास नंबर 7 गिवन किया गया है हमें, और यहाँ पे जो नंबर हमें गिवन किया गया है उसका एटॉमिक नंबर दैट इज़ द 3 इज़ बोला गया है इज़ मोर स्टेबल दैन द न्यूक्लियस वाई। कोई न्यूक्लियस वाई है जिसमें हमें मास नंबर 4 गिवन किया गया है और एटॉमिक नंबर हमें 3 गिवन किया गया। क्या ये बात सही है? तो स्टेबिलिटी की जो टर्म्स होते हैं वो डिफाइन कैसे होते हैं? तो अगर मान लो कि कोई ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि कोई ज़्यादा स्टेबल है तो स्टेबिलिटी मोड जो डिफ़ाइन होगी वो कैसे डिफ़ाइन होगी? अगर मेरे न्यूट्रॉन्स के नंबर इज़ ग्रेटर दैन ऑफ प्रोटॉन है तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास जो न्यूक्लियस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी स्पेशली हम कहाँ के लिए बात करें, ये सारे लाइट न्यूक्लियाई हैं। दिख रहा है आपको, मास नंबर 7 है, 4 है। तो ऐसी कंडीशन में क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज क्योंकि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है ना वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और प्रोटॉन के नंबर्स बोलने से क्या होगा, अगर मैं कह दूं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उनके बीच में रिपल्शन भी तो इंक्रीज़ करेगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? क्या इंक्रीज़ करेगा? रिपल्शन। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि न्यूट्रॉन्स के नंबर इंक्रीज़ करें तो ऐसी कंडीशन में रिपल्शन नहीं इंक्रीज़ करेंगे, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा कौन प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा पहला असर्शन हो गया वो तो सर करेक्ट हो गया। गेट इट। ओके, अब हम आते हैं रीज़न पे। तो व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न गिवन किया गया है एक्स कंटेन्स मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या एक्स मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटेन कर रहा है? कैसे पता चलते हैं प्रोटॉन्स को? तो ज़रा समझो, ये हमें एक्स गिवन किया गया है, तो जो प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं वो जेड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और जो मास नंबर होता है वो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। जेड का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, और अगर मुझे न्यूट्रॉन्स के नंबर निकालने होते तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, ए से जेड को माइनस करता हूँ तो मुझे न्यूट्रॉन के नंबर निकल के आते हैं। गेट इट। तो क्या हमारे पास प्रोटॉन्स के नंबर ज़्यादा हैं? नहीं। ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 3 है और वाई में भी 3 है। ऐसी कंडीशन में जेड तो हमारा सेम है। तो क्या हो गया? रीज़न तो सर रॉन्ग हो गया। एक्सप्लेनेशन तक नहीं पहुँचेंगे, अभी तो रीज़न ही रॉन्ग हो गया। और अगर रीज़न का स्टेटमेंट ही रॉन्ग है तो आप ऑप्शन कौन सा दोगे? सी, जिसमें हमारा ए सही होता है लेकिन जो अगला पार्ट होता है वो स्टेटमेंट रॉन्ग देता है। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज अवर सेकंड क्वेश्चन? पढ़ता हूँ मैं। Assertion. Initially, it was believed that mass and energy are conserved separately in a nuclear reaction. पहले ऐसा माना जाता था। तो ये पता पहले कब माना जाता था? जब आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी, मास एनर्जी की जो रिलेटिविटी इक्वेशन थी वो गिवन नहीं की थी, तब ऐसा माना जाता था कि जो एनर्जी होती है और जो मास होता है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें वो अलग अलग कंजर्व होते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन तो बहुत पहले से था कि एनर्जी हमेशा कंजर्व होगी, मास हमेशा कंजर्व होगा। पर ये जो दोनों चीज़ें एक साथ कंजर्व करने की बात होती थी वो सेपरेटली अलग अलग मानी जाती थी। ठीक है, तो पहला असर्शन तो हमारा सर करेक्ट हो गया। क्या बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, ऐसा पहले माना जाता था तो ये बात करेक्ट है। अब रीज़न पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, वन कैन कन्वर्टेड मास एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। क्या बात समझ में आ रही? वो ये कह रहे हैं कि मास जो है वो अलग अलग, जो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी का टर्म है वो अलग फॉर्म के एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये बात भी इनकी बिल्कुल करेक्ट है। क्या बोल रहे हैं कि जो मास एनर्जी हमारे पास है वो कन्वर्ट हो सकती है, वो अलग अलग एनर्जीज में कन्वर्ट हो सकती है। ये बात तो मेरी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या ये मेरे असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है?
क्या ये बात बता पा रहा है कि वो लोग ऐसा क्यों मानते थे? नहीं, आइंस्टीन ने अपनी बात बिल्कुल सही बोली, पर एक्सप्लेन इस बात को नहीं किया है। अगर ऐसी ही होती है तो कंडीशन यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। सिंपल, आया समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो न्यूट्रॉन के बीच में, ठीक है, एन और एन के बीच में, पी और पी के बीच में, और पी और एन के बीच में, इन सभी के बीच में क्या होता है? सेम होता है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका रीज़न क्या गिवन किया गया है? द न्यूक्लियर फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। क्या ये बिल्कुल बात सही है? बिल्कुल बात सही है। अगर समझो, अगर न्यूक्लियर फोर्सेस सबके लिए अलग अलग तरह से बिहेव करते तो क्या न्यूक्लियस में हम प्रोटॉन को रोक पाते? न्यूक्लियर फोर्सेस करते क्या है? न्यूक्लियस के अंदर पूरे कोलम्बिक फोर्सेस को ओवरकम कर जाते हैं, यानी प्रोटॉन पे भी एज इट इज़ बिहेव करते हैं जैसे वो न्यूट्रॉन को बांध के रख रहे होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। तो हमारा जो असर्शन है वो तो करेक्ट है ही, और साथ में रीज़न ने भी उसे प्रॉपर तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर ऐसी बात है तो आपको पता है किस ऑप्शन के साथ जाना है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। क्या बात समझ में आ गई? किस ऑप्शन के साथ जाना है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो क्या है असर्शन में? पढ़ा जाए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर मिडल मास नंबर 30 to 170। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी। क्या आप जानते हो कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? तो जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या करती है? वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखती है, बाइंड करके रखती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कह रहे हैं कि जो मिडल मास नंबर है कहाँ से स्टार्ट हुआ? 30 से लेके 170 तक, उसके लिए प्रैक्टिकली क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ऐसा क्यों होता है जानते हो? देखो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा अपोजिट करके बोलते हैं कि भाई ये कांस्टेंट 30 से लेके 170 तक ही क्यों है? ये 170 के आगे क्यों नहीं? ये 200 के ऊपर क्यों नहीं है? है ना? ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं उनकी रेंज बड़ी कम होती है। देखो, काम तो वो कहाँ करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर ही करते हैं। काम कहाँ करते हैं भाई? वो न्यूक्लियस के अंदर ही करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरा न्यूक्लियस का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर रही है। जैसे जैसे मेरा मास नंबर बढ़ता जा रहा है, हम आगे की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। 170 से ऊपर 180, फिर 200। आपने पढ़ा होगा 235 यूरेनियम होता है ना, जो क्या करता है? अच्छा खासा ब्लास्ट करता है, आपको पता है, क्योंकि अनस्टेबल होने की वजह से हम उसे फिजन प्रोसेस में लेके जाते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको मोर अनस्टेबल मिलते जाएंगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। क्यों स्टेबिलिटी नहीं है? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस कूलम्ब फोर्सेस को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि उनकी रेंजेस कम है, तभी तो, अदरवाइज वो सबको स्टेबल रखते हैं। इसीलिए ये 30 से लेके 170 तक ही काम कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी रेंज क्या है? कम है। रीज़न में भी देखो यही लिखा है, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज इन नेचर। क्या बात को एक्सप्लेन कर पा रहा है? ये दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है और इन्होंने हमारी बात को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया है। और अगर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया तो आपको पता है किस ऑप्शन के साथ जाना है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। सिंपल। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। क्या बात सबको समझ में आ रही है? देखो, बहुत धैर्य के साथ सुनना है, समझना है। जितना आपने अभी तक पढ़ रखा है ना, उन सारी चीज़ों को मुझसे मैच करते चलो कि यही पढ़ा था। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इसे खुद से कर सकते हो तो मेरे बोलने से पहले तुम इसे सॉल्व भी करोगे। क्या बात समझ रहे हो? गेट इट? ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5? तो देयर is a chain reaction when uranium is bombardment with slow neutrons। कह रहे हैं कि यूरेनियम पे जब हम न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो जो बम्बार्डमेंट वाला हमारा न्यूट्रॉन होता है ना, वो स्लो न्यूट्रॉन होता है। क्या बात समझ रहे हो? ओके, अच्छा, ज़रा स्लो न्यूट्रॉन क्या होता है मैं आपको बात समझाता हूँ। देखो, अगर मान लो जब आप मार्केट से यूरेनियम ख़रीद के लाओगे, ठीक है, तो यूरेनियम में आपको मिलेगा 234, 235 एंड 238। 234 का जो परसेंटेज है वो आपको बहुत कम मिलेगा।
35 का परसेंट भी 0.7% के आसपास, और 38 पे जब हम जाते हैं, ठीक है, ओके मैं पेन ले लेता हूँ, 38 पे जाते हैं तो वो पता है 99 पॉइंट समथिंग चला जाता है। और अब अगर तुमने बम्बार्डमेंट करने शुरू की, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हाई स्पीड से न्यूट्रॉन आ रहा है तो उसे 238 वाला पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या बात समझे? अगर हाई स्पीड से है तो ऐसी कंडीशन में कौन एब्जॉर्ब करेगा? 238। और जो पूरी एनर्जी, जो पूरी केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल बोल रहा हूँ, जो पूरी न्यूक्लियर रिएक्शन जानी है वो किस पे डिपेंड करती है? 235 पे डिपेंड करती है। और 235 के लिए कौन सा न्यूट्रॉन सुटेबल है जो किसके साथ आ रहा है? स्लो स्पीड के साथ आ रहा है, यानी स्लो एनर्जी के साथ आ रहा है, वही ये उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और फिर ये 235 से बन जाएगा 236। क्या बन जाएगा? 236 बनेगा, और फिर ब्रेक डाउन होके आपके बेरिलियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक हो जाएगा, तब जाके एनर्जी रिलीज होगी। यानी एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरी चेन रिएक्शन है, बिल्कुल है। रीजन, व्हेन यूरेनियम इज बम्बार्डमेंट विद स्लो न्यूट्रॉन्स मोर न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। तो कह रहे हैं कि जब हम स्लो न्यूट्रॉन देते हैं तो ऐसी कंडीशन में मोर न्यूट्रॉन बनते हैं। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए रिएक्शन लिख दूँ तो देखो इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, समझिएगा। अगर मैंने कहा कि इस यूरेनियम ने एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व किया है, किसने? 235 ने, ऐसी कंडीशन में आपके लिए बनेगा बेरिलियम, आपके लिए बनेगा क्रिप्टॉन, और साथ में क्या बनेंगे? 3 न्यूट्रॉन्स बन के तैयार होंगे। क्या बात समझ में आ रही? कितने न्यूट्रॉन बन के तैयार होंगे? 3 न्यूट्रॉन्स बन के तैयार होंगे। तो क्या स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करने पे नए न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे सारे टर्म्स जो हैं एग्जैक्ट करेक्ट आ रहे हैं। पहला, चेन रिएक्शन स्लो न्यूट्रॉन से होती है, और जब स्लो न्यूट्रॉन लेते हैं तो 3 बनते हैं। अब जब 3 बनेंगे तो फिर वो आगे ब्रेक करेंगे, फिर वो आगे ब्रेक करेंगे, तो क्या चेन रिएक्शन कंटिन्यू हो जाएगी। और अगर चेन रिएक्शन कंटिन्यू हो जाएगी तो आप बात को समझ पा रहे हैं किस ऑप्शन के साथ जाना है। अगर दोनों बातें सही हैं तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। गेट इट? ओके, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हैं हम अपने नेक्स्ट असर्शन पे। आइए नेक्स्ट असर्शन पे चलते हैं। तो अगला असर्शन हमारे लिए क्या है? लिखा है फॉर द फिजन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई। फिजन प्रोसेस जानते हो, जहाँ पे कोई हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होता है अपने लोअर मास नंबर के न्यूक्लियाइज में। न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव दैन प्रोटॉन्स। कह रहे हैं कि जब फिजन का प्रोसेस हम किसी हैवी न्यूक्लियाई के लिए कर रहे होते हैं, ऐसी कंडीशन में जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं प्रोटॉन से। ऐसा क्यों हो रहा है? जब मुझे फिजन करना है तो आपको बम्बार्डमेंट करना होता है, और आप बम्बार्डमेंट करते हो तो क्या प्रोटॉन यूज़ करते हो? नहीं, आप क्या यूज़ करते हो? न्यूट्रॉन यूज़ करते हो, क्योंकि न्यूक्लियाई तक पहुंचना है। ऐसा समझो भाई, ये मेरा क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली। अगर मैं सामने से प्रोटॉन भेजूंगा तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा, तो क्या प्रोटॉन कभी न्यूक्लियस को ब्रेक कर पाएगा? कभी नहीं ब्रेक कर पाएगा। इसलिए किसको यूज़ करना है मुझे? न्यूट्रॉन को। क्यों? न्यूट्रॉन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं, तो वो आराम से ब्रेक कर सकता है, क्योंकि डाइवर्ट नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा, तो हाई वेलोसिटी से सीधे उसे ब्रेक करता हुआ चला जाएगा। अब रीज़न क्या? न्यूट्रॉन्स आर हैवियर दैन प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ऐसी बात ये कह रहे हैं। तो सर ये बात तो गलत कह रहे हैं। न्यूट्रॉन्स हैवी नहीं होते प्रोटॉन से, ठीक है। देखो लगभग उनके आसपास की रेंज होती है, ठीक है। जैसे 1.67, 1.66 और 1.67 का अप्रॉक्स इनका रिजल्ट होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, दोनों लगभग सेम होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे रीज़न की बात आ रही, समझो, देखो जो मेरा रीज़न है वो पहली बात तो मैं कहूँगा कि रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग हो गया। और अगर स्टेटमेंट ए की बात करूँ तो वो तो बिल्कुल सही है। तो ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। क्लियर है? अब बात आती है, अगर इसका रीज़न सही वाला होता तो क्या होता? तो रीज़न में सही तब होता जब ये लिखा होता कि न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट्स वाई दे ब्रेक द न्यूक्लियस। समझ गए बात को? तब मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। तो गेट इट? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम आ गए हैं अपने 7 पे। नेक्स्ट असर्शन है हमारा 7 नंबर। चलिए पढ़ा जाए अपने असर्शन को। ओके, तो क्या लिखा है? एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन हैवी न्यूक्लियाई अंडरगो फिजन और लाइट न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं चाहे फ्यूजन हो चाहे फिजन हो, एनर्जी तो रिलीज ही होगी। हैवी न्यूक्लियाई क्या करते हैं भाई? हैवी न्यूक्लियाई क्या करते हैं? फिजन करते हैं, पता है। लाइट न्यूक्लियाई क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं, ये बात भी आपको पता है। और दोनों में ही क्या रिलीज होती है भाई? एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होती है तभी तो आप क्या करते हो? आप यूरेनियम यूज़ करते, आप एक बॉम्ब बनाते हो।
ये जो बॉम्ब होता है ये किस पे डिपेंड होता है भाई, फिज़न पे डिपेंड होता है। फिर जब आप फ्यूज़न का प्रोसेस करते हो तो उसमें हाइड्रोजन यूज़ करते हो, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हो, और ये किस पे डिपेंड होता है भाई, फ्यूज़न पे डिपेंड होता है। अब दोनों बॉम्ब बना रहे हो तो इसका मतलब वो डिस्ट्रक्टिव होंगे, तभी तो बॉम्ब है वो, यानी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो असर्शन तो सर करेक्ट हो गया, वेरी गुड। रीज़न पे आए, रीज़न में क्या है, फॉर हैवी न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज विद जेड, while for light nuclei it decreases with increasing z। क्या ये बात थोड़ी सी अजीब नहीं लग रही? देखो समझो, जब हम हैवी न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे हमारा z बढ़ेगा हमारी बाइंडिंग एनर्जी कम होनी चाहिए। समझ में, हैवी न्यूक्लियाई हो पहली बात तो आप, फिर जैसे जैसे आप z बढ़ा रहे हो, नंबर से इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो? बिल्कुल नहीं। आपने बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखा है, देखिए वो ड्रॉप करना शुरू करता है, 56 के लिए सबसे हाई होता है, फिर नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो अनस्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, तो z इंक्रीज़ करेगा तो क्या बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही? नहीं बढ़ रही है, तभी तो अनस्टेबल हो रहे हैं, तभी तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा रीज़न का स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर रीज़न का स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया तो आपको पता है कि अभी किस नंबर के साथ आपको आंसर देना है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप अपना आंसर दोगे। क्या बात समझ गए? ओके, तो जब मैं लग के पूरा एक वीडियो एक साथ जितने हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, आप तो एक साथ ही आपको खत्म करना है, ऐसे बीच में उठना हटना नहीं है। क्या बात समझ रहे हो? आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी का फ़ोन आ गया दैट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, कोई खटखटा रहा है डिस्ट्रैक्शन, किसी ने बुला लिया डिस्ट्रैक्शन, ऐसा होता है। फिर एक बार कोई डिस्ट्रैक्ट कर देता है तो आप दोबारा पढ़ नहीं पाते हो। आपसे कोई पूछता है ये क्यों हुआ, तो किसी ने डिस्टर्ब कर दिया इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। यही सारी बात है ना। एक्चुअल में वो सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, किसी ने आपको बुलाया वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। समझ में आ रही बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? डिस्ट्रैक्शन ये है कि आप वहाँ तक गए और जब वहाँ से वापस आए तो आपने जो डिसीजन लिया दोबारा ना पढ़ने का, वो डिस्ट्रैक्शन है। भाई आप घर में हो, लोगों के बीच में हो, तो लोग तो आएंगे जाएंगे बोलेंगे, तो ये डिस्ट्रैक्शन थोड़ी ना होता है। डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे डिसीजन में होता है कि अगर तुम्हें किसी ने बुलाया, तुम गए, उस काम को किया, उस काम को करने के बाद और फिर से अपने काम में लग जाओ, इसे कहते हैं फोकस। और तुम वापस आप तुम कह रहे हो अरे अब तो डिस्टर्ब हो गया हमें, ये डिस्ट्रैक्शन है, ना कि बुलाना किसी का डिस्ट्रैक्शन है। क्या बात समझे? फिलहाल आ जाओ, नहीं तो फिर तुम दोबारा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर में? लिखा था हैवियर न्यूक्लियाई टेंड to have larger n by z ratio because neutrons does not exert electric forces। क्या ये बात सही बोलना है? बिल्कुल सही बोलना है। देखो भाई, जब हम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो n by z का रेशियो लेते हैं। अगर n by z का रेशियो ग्रेटर देन 1 है, ऐसी कंडीशन में हमारी जो स्टेबिलिटी के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देखो ऐसे समझो कि जब प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे होंगे तो क्या वो चार्जेस भी लेके आएंगे? बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में रिपल्सिव फोर्सेस भी तो बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा उतने कम चांसेस बनेंगे हम कि स्टेबल रहें। लेकिन अगर प्रोटॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। क्या बात समझ? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा स्टेबल रहेगा, पर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर n का नंबर z से ज़्यादा है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा हैं, तो स्टेबिलिटी के भी चांसेस क्या हैं? ज़्यादा हैं। देखो बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होने पर भी स्टेबिलिटी डाउन होती है। क्या बात समझो? ऐसा नहीं कि न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा भर दोगे तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, नहीं। समझ गए? क्योंकि भाई एक रेंज के बाद न्यूक्लियर फोर्सेस तो वीक होने ही होने। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा हैवी न्यूक्लियर होगा तो वहाँ तो वीक हो जाएगा, फिर चाहे न्यूट्रॉन्स तुमने भर के रखे हो चाहे प्रोटॉन्स तुमने भर के रखे हो। लेकिन एक नॉर्मल की बात की जाए तो न्यूट्रॉन के नंबर अगर प्रोटॉन से ज़्यादा हैं तो ऐसी कंडीशन में जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो कम होते हैं और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो हर चीज़ को ओवरकम कर रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूँ तो मेरा पहला स्टेटमेंट भाई बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि n किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स को एग्जर्ट नहीं करेगा। अब रीज़न पे बात करते हैं, तो रीज़न कह रहा है कूलम फोर्सेस हैव लॉन्गर रेंज कंपेयर टू द न्यूक्लियर फोर्स। तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। जो हमारा कूलाम्बिक फोर्स होता है ना, कूलम जो फोर्सेस होते हैं वो भाई हमारे न्यूक्लियर फोर्सेस से तो बहुत बड़ी रेंज रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। लेकिन क्या रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन करने की तरफ है? नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो इसने कुछ बताया नहीं, बस इसने अपना स्टेटमेंट दिया कि भाई
जो फोर्सेस हैं हमारे कौन से, कूलम्ब वाले, वो तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। पर वहाँ पे n ने ऐसा क्या किया है, न्यूट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ने से ऐसा क्या हुआ कि स्टेबिलिटी ज़्यादा आ गई, वो तो यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर रीज़न एक्सप्लेन नहीं किया है तो आप बखूबी जानते हो आपको किस ऑप्शन के साथ जाना है, आपको जाना है ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्लियर हो गया? चलें नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते। तो हम आगे हैं अपने नेक्स्ट असर्शन पे, और आपको मैंने बताया ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कोई बुलाए खाने के लिए पीने के लिए, जाओ खाओ पियो फिर से लग जाओ। समझ गए? डिस्ट्रैक्शन यहाँ है, डिसीजंस में है, लोगों के कहने बुलाने में नहीं, लाइट जाने में, भूख लगने में, इन सब में नहीं है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस इज़ योर डिसीजन। कुछ भी बीच में आए उसे करो और करके फिर वापस आ जाओ, ऐसे करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। समझे? ओके, क्वेश्चन नंबर 9। न्यूट्रॉन्स पेनिट्रेट मैटर मोर रेडली एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे, वो मैटर को बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने कोई मैटर लिया तो पेनिट्रेट करने का मतलब कि उस मैटर को हम ब्रेक डाउन करते हैं। मैटर ब्रेक डाउन करने का मतलब आप ऐसे समझो कि हमसे कह रहा है कि भाई न्यूक्लियस ब्रेक डाउन कर दो, ठीक है? तो वो बहुत आराम से ब्रेक डाउन करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रॉन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है एज अ कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं हम। गेट इट? ओके, रीज़न क्या है? अ न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। देखो साफ साफ इन्होंने लिख के दिया है, तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और अगर दोनों चीज़ें सही होती हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन भी किया गया होता है तो आपको पता है आपको क्या टिक करना है भाई, ए टिक करना है। क्या बात समझ गए? तो ए पार्ट को हम कर रहे हैं यहाँ पे टिक। तो अब तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमारे आसान भी हो और आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आ रहा होगा कि ए बी सी डी के साथ कब जाना है कब नहीं जाना है ना? ओके, तो अब फोकस करो कि हमारा जो टॉपिक है वो हमें और ज़्यादा डीपली समझ में आ जाए, क्योंकि रीजन असर्शन तो अब हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। क्लियर है? ओके, असर्शन नेक्स्ट। द मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज लेस दैन, लिखा है द मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज लेस दैन द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये जो बात हो रही है इसका मतलब क्या? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखिए, जब हम लोग अलग से मास किसका ऐड करते हैं, अलग से हम प्रोटॉन का मास ऐड कर लें, ठीक है, और अलग से हम न्यूट्रॉन का मास ऐड कर लें। देखो मास ऑफ प्रोटॉन लिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन लिया, और जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे Mp प्लस Mn को जब मैंने ऐड किया और फिर इन दोनों को मैं कंबाइन करके इनका एक न्यूक्लियस बनाता हूँ, उस न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके रखता हूँ और फिर जो इनका मास आता है मास ऑफ न्यूक्लियस, और अब मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करूँ तो मुझे एक ठीक ठाक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है, और इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। इस मास डिफेक्ट में किसका मास ज़्यादा होता है? तो मास ज़्यादा होता है हमारे कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, और जब उन्हें कंबाइन करके हम न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसका मास कम हो जाता है, और वो जो मास कम होता है उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब ये जो मास डिफेक्ट है ये गया कहाँ, क्यों कम हुआ, ऐसा क्या हुआ कि कम हो गई वैल्यू? पहले ज़्यादा थी फिर बनाने पे कम हो गई। तो ज़रा समझो, जब ये दोनों अलग अलग थे तो इनके बीच में किसी तरह का कोई फोर्स नहीं था, लेकिन जब हम इसे न्यूक्लियस के अंदर लेके आ रहे हैं ऐसी कंडीशन में हमें इन्हें बाइंड करके रखना है। क्या बात समझ है? क्या करके रखना है? हमें बाइंड करके रखना है। तो जो मास डिफेक्ट का टर्म है, जो मास डिफेक्ट का टर्म है वो कन्वर्ट हो जाता है अपने आप ही एनर्जी में, जिसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तब जाके हमारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज न्यूक्लियस का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्या हम अलग से कोई एनर्जी बांध के देते? नहीं, वो कौन करता है? ये खुद ही अपने मास को डिफेक्ट करते हैं, उससे एनर्जी बनाते हैं, और उसी से सारे कोलम्बिक फोर्सेस को ओवरकम करके एक न्यूक्लियस के अंदर उन दोनों को न्यूक्लियर फोर्स देते हैं, बाइंड करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए चेंज होता है। तो पहली बात तो सर करेक्ट हो गई, असर्शन इज करेक्ट। रीजन, द मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी व्हिच होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर। देखो यहाँ पे इन्होंने रीज़न भी वही दिया हुआ है, तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और अगर दोनों बातें सही हैं तो आपको पता है कि किस ऑप्शन के साथ जाना है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। क्लियर हो गया? ओके, चलें नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को। क्लियर? आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लैरिटी के साथ क्लैरिटी मिल रही होगी, बस आप लगे रहिए। Assertion: the energy released in a nuclear reaction, the energy released in a nuclear reaction is much greater than
इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या कह रहे हैं कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं और जब हम कोई उसी चीज़ का न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने कोई दो मैटर लिए, एक हमने एक्स लिया, ठीक है, और एक हमने वाई लिया। अब हमने एक्स वाई से केमिकल रिएक्शन करा के कोई एक्स वाई बनाया। अब मान लो कि मैं अपने आ जाता हूँ फ्यूज़न के प्रोसेस में, तो वहाँ पे मुझे क्या होंगे, वहाँ पे भी मुझे दो टर्म्स ऐड करने होंगे और उनसे कुछ रिजल्ट बनाना होगा, फिर से मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब फ़र्क समझिएगा, जब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे होते ऐसी कंडीशन में जो केमिकल रिएक्शन का बाउंडेशन मतलब जो ये रिजल्ट बनता है वो बनता है उनके ऊपर आयंस पे, एक पॉजिटिव नेगेटिव से इंट्रैक्ट करता है, बॉन्डिंग कंप्लीट करता है, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तब जाके वो कोई रिजल्ट देता है। क्या बात समझ में? तो क्या वहाँ पे उतनी एनर्जी रिलीज होने का कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रॉन्स का कोई बहुत खास रोल ही नहीं है, यानी न्यूक्लियस का स्पेशली कोई खास रोल नहीं है। वहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, उसके पास आयन, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए, एक ने गेन किया और उन्होंने रिएक्शन करा, आंसर दे दिया। तो कुछ बहुत एनर्जी हमें मिली, बहुत सारे में तो एनर्जी हमें अलग से लगानी भी पड़ती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सुना है आपने, ओके। लेकिन जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे होते तो वहाँ पे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट किसका है, कौन सीधे सीधे इंट्रैक्ट कर रहा है भाई? वहाँ पे सीधे सीधा न्यूक्लियस इंट्रैक्ट कर रहा है। वो या तो हैवियर से लाइटर बनना होगा या फिर लाइटर से हैवियर बनना होता है। ऐसी दोनों कंडीशन में वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और एनर्जी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। क्या बात सबको समझ में आ रही है? फ़र्क समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों है? तो दो असर्शन तो सर हमारा बिल्कुल सही हो गया। ओके, रीज़न पे चलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व चेंजेस इन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस विच इज़ मच लार्जर दैन द एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही। ये जो बाइंडिंग एनर्जी की इन्होंने बात की, देखो मैं तुम्हें ये बात थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, मेरी बात को, ठीक है। ये जो बाइंडिंग एनर्जी की बात हमको बता रहे हैं, ये मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हम लोगों ने एक कर्व सीखा है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर न्यूक्लियॉन्स। उसमें आपने देखा होगा हमारी बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर न्यूक्लियॉन्स कुछ ऐसे करके बनता है। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल जाती है, फिर यहाँ पे हम लोवेस्ट होना शुरू होते हैं। फिलहाल इतना नीचे नहीं जाता है, रुकिए मैं इसको फिर से थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, ओके, ठीक है। तो मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये हमारी हो गई बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाना हूँ। अब इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व में आपने देखा होगा ये पहले ऐसे उठता है, फिर डाउन होता है, फिर डाउन होता है और फिर जाके ऐसे जाता है, ऐसा है। तो देखो यहाँ पे जो हमारे लोवेस्ट नंबर्स हैं, ये देखो हमारे यहाँ पे लोवेस्ट है, ये यहाँ पे ग्रेटेस्ट है। देखो इधर वाले जो टर्म्स हैं वो क्या करेंगे, वो हमारा क्या करेंगे, फिज़न करेंगे, और जो इधर वाले हैं ये क्या करेंगे, फ्यूज़न करेंगे। अब फ्यूज़न वाले प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही फ्यूज़न होता है तो लाइटर न्यूक्लियाई, जो हमारा लाइटर न्यूक्लियाई तो वो तुरंत हैवियर बनता है, तो जैसे ही हैवियर बनता है इसके अंदर एंटर करता है, ठीक है। अभी इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है और जैसे इसके अंदर एंटर करेगा वो तुरंत इंक्रीज कर जाएगी। सेम ऐसे फिजन प्रोसेस में भी जो हमारे हैवी न्यूक्लियाई हैं वो ब्रेक होके स्मॉल में ब्रेक होंगे और जैसे स्मॉल में ब्रेक होंगे वो तुरंत फिर से इस रीजन में एंटर करेंगे। और इस रीजन की जो खास बात है, वहाँ की जो एनर्जी है वो अच्छी खासी 8.6 के आसपास है, 8.6 8.5 के आसपास है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में है। तो चाहे फिजन का प्रोसेस हो चाहे फ्यूज़न का प्रोसेस हो, हम इधर एंटर कर जाते हैं और एंटर करते हैं हमारी बाइंडिंग एनर्जी बहुत इंक्रीज करती है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब भी हम इन्वॉल्व होते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस विच इज़ मच लार्जर दैन दैट ऑफ द चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रही है कि इन्होंने इस रीज़न में ये वाली बात क्यों बोली कि न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द बाइंडिंग एनर्जी। ये समझ में आया क्या हुआ? तुरंत हम इस रीजन में इंटर कर गए, ठीक है। जो भी आपकी एनर्जी पहली रही हो उससे हम तुरंत शिफ्ट करते हैं हाई एनर्जी की तरफ, इसलिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। बात समझ गए? तो सर रीज़न भी बिल्कुल सही हो गया है, और अगर रीज़न भी सही हो गया है, हमारा असर्शन भी सही हो गया और इसने इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आपको पता है आपको किस ऑप्शन के साथ जाना है, आपको जाना है ए ऑप्शन के साथ। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? चलो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में? न्यूक्लियर डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई। जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। ऐसा क्यों? ज़रा सोचो भाई, न्यूक्लियस छोटा हो, न्यूक्लियस बड़ा हो, अगर न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है तो नंबर्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, अगर नंबर्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, मास नंबर बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा न्यूट्रॉन ज़्यादा प्रोटॉन्स, तो डेंसिटी तो बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने पार्टिकल्स हैं आपके पास उस छोटी सी जगह पे, है ना। तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए, पर ये कह रहा है कांस्टेंट। तो क्या ये बात सही है या गलत? तो इस बात को मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब हम डेंसिटी में जाते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक
ठीक है। अब जो मास होता है वो किसी भी चीज़ का मास कैसे लिखोगे, तो उसके जितने नंबर होंगे मास नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया। अब वी में जाएंगे तो वी में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, दैट इज़ द 4π3πr3, ये होता है फॉर्मूला। और जब आप आर का रिलेशन यहाँ पे ले जाके पुट करोगे तो आर का रिलेशन जो होता है वो होता है A1/3 और यहाँ पे टर्म मिलेगा तुमको किसका मिलेगा, तुम्हें आर का मिलेगा, दैट इज़ द आर नॉट। क्लियर हो गया। अब जैसे इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है मेरी बात समझो, जैसे इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो जो मेरा रिजल्ट है वो बनता है MA/4/3, ठीक है ध्यान से देखेंगे 4/3 और मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ यहाँ पे तो मेरा रिजल्ट A बनेगा और ये आर नॉट क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा क्यूब। और ऐसी कंडीशन में A से A मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब जो मेरी डेंसिटी है वो मास नंबर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। और अगर ऐसा हुआ, मास नंबर पे डिपेंडेंसी नहीं हुई, तो तुम कितना भी हैवी चले जाओ, कितना भी लाइटर चले जाओ, डेंसिटी का टर्म तो सेम आ रहा है। क्लियर है। तो पहली बात तो सही हो गई। लेकिन सर ये बात समझ में नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो यहाँ से तो समझ में आ गया, यहाँ से तो एकदम कंफर्म समझ में आ रहा है कि सर ऐसा ही होगा, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, जो आपने लिख के दिया ये तो समझ में आ गया सर। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं पूछूं कि और क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ हो, तो समझो मेरी बात। जैसे जैसे तुम ए इंक्रीज़ कर रहे हो तो नंबर्स बढ़ रहे हैं, ज़्यादा प्रोटॉन ज़्यादा न्यूट्रॉन, तो क्या उनको रखने के लिए जगह बढ़नी चाहिए। तो अगर पहले साइज़ इतना रहा होगा तो बाद में साइज़ इतना भी तो हो गया होगा। यानी जैसे जैसे तुम्हारा ए बढ़ रहा है उसी कंपैरिजन में वी भी तो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मास नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है उसी रेशियो में। इसीलिए तो M/V का रेशियो क्या बनना, कांस्टेंट बन रहा है। क्या बात समझ में आ रही, क्या बन रहा है, कांस्टेंट बन रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज द एक्चुअल रीज़न कि हर एक चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट होती है। रीज़न पे आते हैं। न्यूक्लियर रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर ऑफ ए, ठीक है, मास नंबर ऑफ ए। ये बात तो अभी हो ही चुकी है, तुरंत हो चुकी है, हम लोगों ने यहाँ पे पुटअप किया और फिर रिजल्ट तभी तो डेंसिटी तक पहुँचे। मतलब रीज़न इन्होंने प्रॉपर दे दिया है, सही रीज़न दे दिया है। अगर रीज़न सही है, असर्शन सही और एक्सप्लेन भी आप कर रहे हो तो किसके साथ जाओगे आप, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है, बहुत करीब आ गए हैं अच्छे से। चलो क्या असर्शन लिखा है, मास डिफेक्ट इन अ न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी। क्या बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो डेल्टा एम होता है उसी से क्या बनती है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, आइंस्टीन्स के मास इक्विवेलेंस एनर्जी रिलेशन से, यही तो बनाती है बाइंडिंग एनर्जी। ओके तो रीजन में क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर रिलेट्स द मास एनर्जी शोइंग दैट दिस एनर्जी होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। और एक्सप्लेन करने पे जाएंगे तो इस बात ने इसे एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। वेरी गुड। चलते हैं पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, और क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्या लिखा है, असर्शन हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। जो हमारे हैवी न्यूक्लियाई होते हैं ये कह रहे हैं कि हैवी न्यूक्लियाई हमारा अनस्टेबल होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो तो भाई डिक्रीज़ कर रही है। अगर वो डिक्रीज़ कर रही है तो हम कैसे स्टेबल रहेंगे, बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएंगे। अब रीज़न अगर सही हो जाए तो बात बने। क्या है, repulsive forces between many protons overcome the short range nuclear force leading to decay। क्या बात कही है, बहुत बढ़िया बात की कि रिपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं प्रोटॉन्स के बीच वाले वो ओवरकम कर जाते हैं। सर किसको ओवरकम कर जाते हैं, शॉर्ट रेंज के न्यूक्लियर फोर्स को। यही तो बात हुई थी स्टार्टिंग में कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन दिक्कत क्या है कि रेंज इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। और इस वजह से, बहुत छोटी रेंज होने की वजह से ये ज़्यादा देर स्टेबिलिटी को बना के रख नहीं पाते हैं। यानी असर्शन सही है, रीज़न सही है, और अगर दोनों बातें बढ़िया से सही हो जाएं और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। गेटिंग माई पॉइंट्स। तो हमने ऑप्शन नंबर ए के साथ 14 को भी कवर कर दिया है। 15 को पढ़ेंगे और आइए क्या लिखा है हमारे क्वेश्चन नंबर 15 में, उस कहानी को बढ़िया सा देखा जाए, समझा जाए और सुना जाए। चलो
आइसोबार्स आर द एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स क्या होते हैं भाई? सिंपल सी बात है, जिनके लिए ए का टर्म क्या हो, सेम हो, जिनके लिए ए का टर्म क्या हो, सेम हो। अब बात समझो, मास नंबर किससे बनता है? तो मास नंबर बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं भैया? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो आइसोबार्स द एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हाँ सही बात है, मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर? ओके, ये बात तो सही हो गई। रीजन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। क्या ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल बात सही है, ये प्रेजेंट तो होते ही नहीं। ठीक है, और क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, इसी वजह से कंबाइंड फॉर्म में क्या बना रहे हैं? तुम्हारा ए बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई? ए बना रहे हैं। देखो, जो हमारा टारगेट है वो आइसोबार का टारगेट है, हम आइसोबार पे फोकस कर रहे हैं। आइसोबार किससे बनता है? ए से बनता है। ए का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, और कौन होता है? प्रोटॉन। और ये कहाँ पे होते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसलिए छेड़छाड़ इनसे ज़्यादा होती नहीं है। क्या बात समझ गए? यानी अगर मैं कहूँ तो मेरा असर्शन सही है, मेरा रीज़न सही है, और मेरे रीज़न ने असर्शन को एक्सप्लेन भी कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। यानी ढेर सारे ऑप्शन नंबर ए हमने आज किए हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? डन हो गया। हमने इसे फिनिश कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। गेट इट? क्या बात सबको समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? ओके, तो अब जब हमने इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है, तो अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी कॉपी और पेन के साथ जितना हमने कवर किया, ऐसे एक बार फिर से बैठ के करना। ऐसा कोई जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में ना रहा हो और अभी आया हो, उसे नोट कर लेना, उसे नोट कर लेना। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट डाउन कर लेना। सीखने का ये बिल्कुल सही मौका है, बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है और तुम्हें मेहनत करनी है। कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, चैप्टर और फिजिक्स उतनी ही आसान हो जाएगी। गेट इट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बढ़िया बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, और आप लगे रहिए, साथ में मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।